Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC Part 1 बायोलॉजी की बुक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर का आज हमने लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप लोगों ने इससे पहले 9th क्लास के अंदर भी बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं और आई होप आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अभी तक याद होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे और इसमें मज़ीद कुछ इजाफ़ा भी होगा और कुछ नई चीज़ें भी आज सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर जो है वो पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि आपको ये टॉपिक समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मैं आपको वही टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इस्तेमाल करूँ जो आपने 9th क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस की हुई हैं। तो बिला तख़ीर हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? देखें, ये बात हम जानते हैं कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। साइंस के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी एक तरतीब होती है, उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उसके एक ख़ास सीक्वेंस होता है उसमें काम करने का। इसमें बेहंगम इर्रेगुलर काम जो है वो साइंस के अंदर नहीं किया जाता और ना ही वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इसलिए साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है और इसके अंदर हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक ख़ास मेथड के ज़रिए से कहते हैं, उसी मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। लेकिन अगर उसी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसको फिर हम कहेंगे अ बायोलॉजिकल मेथड। अ प्रोसेस विच इज़ अडॉप्टेड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, यानी प्रोसेस से मुराद यहाँ पे साइंटिफिक मेथड है। कोई भी साइंटिफिक मेथड आप यूज़ करते हैं और उसका मकसद किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसको फिर हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। ठीक है जी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में सिंपल सी इतनी बात समझ लें कि ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। ये क्वेश्चन आपके अपने जहन में खुद पैदा हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे कोई कर सकता है, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है और उसका आंसर आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। ठीक हो गया जी आगे चलेंगे हम। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। देखिए, किसी भी बायोलॉजिकल मेथड हो या साइंटिफिक मेथड हो, उसको यूज़ करते हुए या उसके मुताबिक चलते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जिन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं वो 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये 7 स्टेप्स आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको इनकी बेसिक जो है वो पहचान जो है वो होगी। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो वही जो है वो 7 स्टेप्स हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, तो वही 7 स्टेप्स जो है वो यहाँ पर जो है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर हम इन 7 स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखें, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उस प्रॉब्लम की अच्छी तरह पहचान होना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। तो एक प्रॉब्लम को जब आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो जब आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो तब उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। यानी वो कहते हैं ना कि जवाब देने से पहले सवाल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले आप प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझें कि प्रॉब्लम है क्या।
तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम उस प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको स्लाइड पर भी नज़र आ रही है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये एक क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में खुद ब खुद पैदा हो जाए, या हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन कोई भी शख्स पूछ ले। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, वो बायोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। अब डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, या बायोलॉजी में हो या किसी भी और फील्ड में हो, हम उसमें अपना बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल करते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है, आप उसके मुताबिक उसका आंसर देने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर उसके बावजूद आपके बैकग्राउंड नॉलेज में उसका आंसर ना हो, तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो एज अ बायोलॉजिस्ट आप जब काम कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो फर्स्ट स्टेप आप अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। हम उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देखें, सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। अगर वो बैकग्राउंड नॉलेज में आपके पास आंसर नहीं है, तो एज अ बायोलॉजिस्ट आप ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखें, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, 5 सेंसेस दी हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को फील करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो वो जो 5 सेंसेस हैं, जिसमें हमारे पास विजन है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये जो 5 सेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन आप जो है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से भी कर सकते हो और किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो वो भी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आता है। ठीक हो गया? यानी आप देख ही रहे हैं ना किसी चीज़ को, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी ऑब्जर्वेशन ही होगा। ठीक है? यानी ऑब्जर्वेशंस के दौरान ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इन्हीं सेंस ऑर्गन्स का ही इस्तेमाल करेंगे, आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है वो इसमें कर सकते हैं। आगे इसकी डिटेल आ रही है। ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम जो है किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है, उसके बारे में जो है वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है? उसे हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यार इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ठीक है? हम किसी चीज़ की एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, ये चीज़ कम एफिशिएंट है। और एक सिंपल सी एग्जांपल जो आपके 9th क्लास की बुक में भी है और यहाँ पर भी मैंने वही एग्जांपल ली है, वाटर है। आप कहते हैं कि जी जब पानी फ्रीज़ होता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और जब पानी बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अभी आप सिंपल सी कंडीशंस की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल क्वालिटी की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कम है तो कितनी कम है, उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है? इसी तरह अगर वाटर फ्रीज़ है, उसका टेम्परेचर कम है तो कहाँ पर है, मतलब कितना टेम्परेचर है, और अगर बॉयल हो रहा है तो कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। अब ये वो बातें हैं जो फिगर्स के अंदर आएंगी, जिसमें हम कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नहीं होता। तो इसके अगेंस्ट दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप है, उससे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है, इसके अंदर हम जो भी बात करते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर करते हैं। अभी जब मैंने आपसे बात कही कि हम ऑब्जर्वेशन करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी तो मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया है, तो आपको वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे, और फिगर्स के ज़रिए से आप डिजिट्स के ज़रिए से आप बात करेंगे। अब आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्यों? क्योंकि अब आप जो बात कर रहे हैं वो डिजिट्स की शक्ल में कर रहे हैं, आप मेजरेबल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब आपने चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नंबर्स की शक्ल में एक्सप्लेन किए है। अब बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जो भी हमने बात की है टेम्परेचर की, वाटर की, तो वही एग्जांपल 9th क्लास वाली, कि हम ये कहते हैं कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस है। अब देखें बात ज़्यादा क्लियर भी हो गई और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ भी आ गई है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल होते हैं और उसमें जितनी भी बात होती है वो नंबर्स की शक्ल में होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें। और ये वाला जो है, ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको इंशाल्लाह वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। जी आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है, ये वही बात जो अभी मैंने आपकी कही कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो उसकी वजह क्या है वो मैंने आपको बता दी है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो सिंपल है और बहुत अच्छे से मेरा ख्याल समझ आ गया हो आपको। आपने ये बात तो पढ़ी ही थी 9th क्लास के अंदर कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि उसमें मेजरेबल, ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको मैंने दिया है और वो ये है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। शायद ये बात आपने पहले ना सुनी हो, आपको टीचर ने ना बताई हो, लेकिन यहाँ पे ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी है। ओके, आगे चलते हैं, हम अगले स्टेप पे जल्दी से पहुँचते हैं जी। ऑब्जर्वेशन के बाद अगला स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस। देखें जी, ऑब्जर्वेशंस आपने की हैं तो उन ऑब्जर्वेशंस का कुछ रिज़ल्ट भी तो निकाला होगा ना। ऑब्जर्वेशन किस लिए की गई हैं? आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशंस की हैं। अब जब आपने ऑब्जर्वेशन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली आपने उस प्रॉब्लम का कोई एक्सपेक्टेड आंसर भी निकाला है। अब वही जो एक्सपेक्टेड आंसर है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो डाटा है, उनको आप समराइज़ करते हो, ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, एक तरतीब लगाते हो और एक स्टेटमेंट देते हो और आप कहते हैं कि जी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका ये आंसर है। ठीक हो गया। तो अब आपने जो बात कही है, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट क्या होगा? वो आपका हाइपोथेसिस होगा। ठीक है। हो सकता है आपका वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो और हो सकता है कि आपका वो स्टेटमेंट गलत हो। ठीक हो गया। तो हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद हम एक स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट हमारा हाइपोथेसिस होता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर जो आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो परिंदे होते हैं ये हवा में क्यों उड़ते हैं?
ठीक है, बाकी एनिमल्स क्यों नहीं उड़ सकते। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपके जहन में आता है, आप उसके लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद आप स्टेटमेंट देते हैं, आप कहते हैं कि भाई परिंदे इसलिए हवा में उड़ते हैं क्योंकि इनके पर होते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। अब ये जो आपने बात कही है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को कहा जाएगा हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होगी। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब यानी कि जो कंफर्म नहीं है, जिसमें अभी इसको टेस्ट करने की जो है वो आप कह लें गुंजाइश मौजूद है, जो हो सकता है गलत हो और हो सकता है वो ठीक भी हो, तो इसको हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया जी। ओके, आगे चलते हैं। एक हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जाता है। देखें, हाइपोथेसिस बनाने में जो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है वो होती है रीज़निंग। ठीक है, रीज़निंग क्या होती है, रीज़निंग ये होती है कि जब हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो उसके अंदर से जितने मज़ीद क्वेश्चंस पैदा होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन में लेकर आते हैं। ठीक है, यानी कि सवाल के अंदर से सवाल पैदा होता है। ठीक है, मैं इसे यह कहा करता हूँ कि बाल की खाल उतारना, तो ये वही बात है कि एक बात, एक हाइपोथेसिस आपके सामने है, आपने उस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए उसमें से जितनी भी बातें निकल सकती हैं वो सारी बातें आप निकालते हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे रीज़निंग। ठीक है, तो रीज़निंग, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए रीज़निंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये रीज़निंग जो है ये दो तरह की होगी, डिडक्टिव रीज़निंग और इंडक्टिव रीज़निंग। ठीक है जी, आपने 9th क्लास में रीज़निंग के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन आगे इनकी टाइप्स नहीं पढ़ी हैं, तो आज हम फर्स्ट ईयर के अंदर ये दो टाइप्स भी पढ़ेंगे कि रीज़निंग की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से हम टाइप्स पे आते हैं जी। डिडक्टिव रीज़निंग, डिडक्टिव रीज़निंग में ये होता है जनाब कि हम इसमें जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं, यानी हम पहले कहते हैं कि जनरली ये है तो फिर स्पेसिफिकली भी यही होगा। ठीक है, इस तरह की रीज़निंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीज़निंग। इसमें इफ़ और देन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसकी एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप इतनी बात समझ लें जो इस स्लाइड में है कि डिडक्टिव रीज़निंग जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। डिडक्टिव रीज़निंग जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है और ये इफ़ से देन की तरफ जो है वो मूव करती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखें हमारे पास है, हम ये कहते हैं कि जनाब बर्ड्स जो होते हैं ना, इनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, अभी आपने जनरल बात की कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये जनरल बात हो गई। अब हम स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, तो हम कहते हैं स्पैरोज आर बर्ड्स बिकॉज दे हैव विंग्स। ठीक है, यानी कि पहले हमने एक जनरल बात की कि तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, फिर हमने एक स्पेसिफिक बात की कि अगर तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं तो स्पैरोज़ भी बर्ड्स हैं क्योंकि उनके पास भी विंग्स होते हैं। क्लियर, जनरल से स्पेसिफिक। क्लियर हो गया जी। अब हम एक और एग्जांपल भी जो आपकी बुक में दी हुई है वो ये है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अभी आपने जनरल बात की कि तमाम ग्रीन प्लांट्स जो है, ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपने जनरल बात कह दी। अब हम आते हैं स्पेसिफिक की तरफ कि अगर हम किसी प्लांट को अगर हम डार्क में रखें यानी वहाँ पे सनलाइट ना हो तो इट्स मीन उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उसके अंदर ग्लूकोज भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देखिए अब बात कितनी क्लियरली बात हो गई है कि अगर फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि कुछ प्लांट्स को हम सनलाइट में रखते हैं, कुछ को हम डार्क में रखते हैं। तो जो डार्क में पड़े होंगे
उनके अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये टेस्टेबल चीज़ होगी है, यानी इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, आगे चलते हैं जी। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग के अगेंस्ट है, अपोजिट है। इसके अंदर जो है हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। उसके अंदर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए थे, यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने इसको जो है अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वही एग्जाम्पल जो हमने बर्ड्स की बात की है, लेकिन अब हम इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। हम कहते हैं कि स्पैरोज हैव बर्ड्स एंड दे आर स्पैरोज हैव विंग्स एंड दे आर बर्ड्स, ठीक है। देन ईगल्स, पैरट, हॉक, क्रॉस आर द बर्ड्स बिकॉज दे हैव विंग्स। क्लियर होगी? यानी पहले आपने कहा कि जी स्पैरोज़ के पास विंग्स हैं और वो बर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो तमाम एनिमल्स, चाहे वो पैरट्स हों, चाहे वो ईगल्स हों, हॉक हो, क्रो हो, पिजन्स हो, हैन हो, वो तमाम एनिमल्स जिनके पास विंग्स हैं वो सब के सब क्या हैं? बर्ड्स हैं। क्लियर हो गया जी? तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये स्लाइड के अंदर आपको एक की से समझाने की कोशिश की गई है। जनरल जो है वो जो होती है डिडक्टिव रीजनिंग, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लेना है। ओके, आगे चलते हैं जी। हाइपोथेसिस को बनाने में जो है वो हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कुछ स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड जो है फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकती है इमेजिनेशन, हो सकती है आपका ख्याल, हो सकता है आपकी एक तसव्वुर हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी तरफ एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है, यानी कोई एक इखलाकी, कोई एक मॉरल वैल्यू हो सकती है, आप उसकी बेस पर वो अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। रिलीजियस आइडियाज़ हो सकते हैं, फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हो सकते हैं। डेफिनेटली आपका ताल्लुक जिस रिलीजन से होगा, आप जिस फ़िलासफ़ी से ताल्लुक़ रखते होंगे, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड जो होगा, आपका जो रिलेशन होगा, ठीक है, आप जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आप इन चीज़ों को भी उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी हो जाता है, लेकिन ये होता ज़रूर है। कंपैरिजन करते हैं, आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, वो कंपेयर करने के बाद आप जो है वो एक हाइपोथेसिस दे देते हैं, एक बयान दे देते हैं। तो कंपैरिजन भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह आपको ये एक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च आप कर तो किसी और बात पे रहे थे, लेकिन वो रिसर्च करते करते आपको एक और बात पता चल गई, ठीक है, एक नई बात आपके सामने आ गई जो आपके रिसर्च से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक नई बात ज़रूर है। तो इसको भी हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं, यानी एक नई बात आपके सामने जो है वो आ जाती है। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ है साइंसदानों के साथ कि वो किसी एक चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, एक चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी डिस्कवरी के दौरान एक दूसरी बात जो है वो सामने आ जाती है, तो वो भी हाइपोथेसिस बन जाता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कोई भी एक बात हो सकती है जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम बनाते हैं। क्लियर? ओके, अब ये करैक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस के, ठीक है। ये आपने 9th में भी पढ़े हुए हैं कि वो टेस्टेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, थ्योरेटिकली बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। आप ये जो 8 करैक्टर्स हैं इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है।
और लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि हाइपोथेसिस के अच्छे करैक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं। बाकी आपने 9th क्लास में भी कुछ पढ़े हुए हैं, अगर वही आपको याद हो तो वो भी चल सकते हैं। ठीक हो गया, ज़री बात है कि बात तो वही है और चीज़ें वही हैं, थोड़ा सी इसमें एक्सप्लेनेशन है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जल्दी से हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं जी। हाइपोथेसिस बनाने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशंस। देखें, जब आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है तो उस हाइपोथेसिस में से क्या हुआ, आपने उसके ऊपर रीजनिंग की है, डिडक्टिव रीजनिंग भी हुई है, इंडक्टिव रीजनिंग भी हुई है। अब ये जो रीजनिंग है, ये जो आपने नए नए क्वेश्चंस बनाए हैं, इन क्वेश्चंस को इनका सॉल्व करने के लिए, इनका आंसर लेने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन बड़ा एक बेसिक स्टेप होता है और इस स्टेप के ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो हाइपोथेसिस ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, यानी जो आपने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट किस हद तक ठीक है और उसमें किस हद तक जो है वो कमज़ोरी जो है वो पाई जाती है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए से साइंटिस्ट ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। अगर हाइपोथेसिस ठीक होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर वो ठीक नहीं होगा, उसमें गलतियां होंगी, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो सिंपल है, यानी एक्सपेरिमेंटेशन ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, रीजनिंग को टेस्ट करने का एक अहम, एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ओके, आगे चलते हैं जी। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, डेफिनेटली जब आपने एक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, किसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स का आपने क्या करना है, आपने उनका एक रिज़ल्ट बनाना है और उस रिज़ल्ट की आपने एक समरी बनानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपने 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब वो जो 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें आपके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया है। अब उस सारे डाटा को एक ख़ास तरतीब में लगाना, उसकी एक ख़ास अरेंजमेंट बनाना, उसकी ख़ास फॉर्मेशन में लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी हम एक समरी बना सकें। उसमें आप जो है वो मैथ के जो है वो टूल्स इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हो सकते हैं वो आप सारे उसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर उसकी ख़ास उसकी फॉर्मेशन होगी, आप उसका ग्राफ बना सकते हो, आप उसका टेबल बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से उसको एक ख़ास शेप के अंदर लेकर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है और ये काम मैथ के बगैर नहीं आ सकता। तो आपको बेसिक मैथ, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो आनी चाहिए ताकि आप अपने उस सारे जो प्रोसेस है, जितने आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनकी एक समरी बना सकें और उसको एक ख़ास शेप के अंदर ला सकें। ठीक हो गया जी, तो इसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स। ओके, आगे चलते हैं जी। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स, डेफिनेटली जब वो आपने काम किए हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो आपने रिज़ल्ट्स निकाले हैं, अब आप उन रिज़ल्ट्स को, उस अपने वर्क को, उस अपनी रिसर्च को सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि अपनी उस रिसर्च को आगे पब्लिश करवाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, साइंटिस्ट तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी उस रिसर्च के ऊपर मज़ीद काम किया जा सके। ठीक हो गया जी, तो वो जो साइंटिस्ट हैं वो आपकी उस रिसर्च को एज अ चैलेंज लेंगे और आपकी उस रिसर्च को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बग़ैर जो है वो आगे बात चलती नहीं है। तो आप अपनी वो सारी रिसर्च, आप अपने वो सारा हाइपोथेसिस और जो कुछ आपने वर्क किया है वो आप इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज़ में भेजेंगे, साइंस जर्नल्स में पब्लिश करवाएंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाएंगे, ताकि वहाँ पे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं या जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, वो आपकी उस रिसर्च से मुफीद भी हों और वो आपकी उस रिसर्च को मज़ीद टेस्ट कर सकें। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग दी
रिजल्ट्स। ओके, अब आगे चलते हैं। देखें, अब मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद उसने क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, उसके रिज़ल्ट्स निकाले और उन एक्सपेरिमेंट्स और रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर उसने एक अपना हाइपोथेसिस जो है वो तैयार करके वो उसने जो है वो सारे साइंसदानों तक पहुंचा दिया, उसकी रिपोर्टिंग भी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब साइंसदान जो है उस हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देंगे, उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और ये इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि वो हाइपोथेसिस किसी तरह गलत साबित हो जाए। लेकिन अगर उस साइंसदान का काम इतना अच्छा है और वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होता, उसके ऊपर बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं लेकिन हर टेस्ट के अंदर वो क्लियर हो रहा है, पास हो रहा है और वो गलत साबित नहीं हो रहा, बहुत सारे टेस्ट के ज़रिए से वो बार बार ठीक साबित हो रहा है, तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम एक और स्टेट पे ले जाएंगे, एक और स्टेटस उसे देंगे और स्टेटस को हम कहते हैं थ्योरी। यानी कि वो अब हाइपोथेसिस के स्टेटस से निकल के वो अब थ्योरी के स्टेटस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है, किसी भी साइंसदान के लिए ये बड़े ऑनर की बात होती है कि अगर उसकी बात को हम थ्योरी कह दें, ठीक है, यानी वो थ्योरी के स्टेटस तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये थ्योरी के स्टेटस पर कोई भी हाइपोथेसिस तब ही पहुंचता है जब उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वो हर बार जो है वो ठीक साबित होता है। लेकिन थ्योरी भी जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिव थ्योरी कौन सी होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव थ्योरी उस थ्योरी को माना जाता है जिसके अंदर से मज़ीद नए नए हाइपोथेसिस जो है वो पैदा होते हों, ठीक है। यानी जो मज़ीद हाइपोथेसिस को पैदा करे, तो ऐसी थ्योरी को कहते हैं हम प्रोडक्टिव थ्योरी। क्लियर हो गया जी। तो ये हो गया जी थ्योरी। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉ की तरफ। देखें जी, एक साइंसदान के हाइपोथेसिस को थ्योरी का स्टेटस मिल गया, तो बात अब यहाँ पे रुकती नहीं है, अब उस पर मज़ीद काम होता है और ये काम साल साल चलता रहता है, बार बार उसकी उस थ्योरी को टेस्ट किया जाता रहेगा, उसके ऊपर काम होता रहेगा। वो हर साइंसदान उसको जांचने की, उसको परखने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन अगर एक थ्योरी हर दफ़ा हर एक्सपेरिमेंट के अंदर और हमेशा सही साबित होती रहे, उसके अंदर कभी भी कोई डाउट ना पैदा हो और वो हर वक्त हर एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बिल्कुल ठीक साबित हो, तो फिर वो एक साइंटिफिक लॉ का स्टेटस ले लेता है। और डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक मेथड के अंदर जो साइंटिफिक लॉ है, ये सबसे बड़ा स्टेटस हो सकता है, ठीक है। और किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा ऑनर की बात हो सकती है अगर उसकी किसी हाइपोथेसिस को, किसी थ्योरी को अगर लॉ का स्टेटस जो है वो मिल जाए। लॉ जो है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अक्सर बायोलॉजिस्ट से पूछ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि यार केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लॉ हैं, फिज़िक्स के अंदर भी बहुत सारे लॉ हैं, बायो में ज़्यादा लॉ नहीं है, तो उसकी क्या वजह है। तो डियर स्टूडेंट, उसकी वजह ये है कि बायोलॉजी जो है उसमें लॉ इसलिए कम है क्योंकि नेचर जो है ये बड़ी इल्यूसिव है। नेचर के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप आज एक बात कहते हैं, कल को वो बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है नेचर में कि आप किसी भी बात को हतमी बात नहीं कह सकते। अब ये नहीं कह सकते कि जी बस ऐसा ही है, क्योंकि आज आपने एक एनिमल के सामने मतलब उसके अकॉर्डिंग ये बात कही है, हो सकता है कल को एक नई स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हो जाए और आपकी वो बात गलत साबित हो जाए। तो चूँकि नेचर में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉ की तादाद भी बहुत कम है, ठीक है जी। तो हम कुछ फेमस लॉ देख लेते हैं जी जो बायोलॉजी के अंदर हैं। एक तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और दूसरा जो है वो मेंडल्स के लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो
तो मेंडल्स के 2 लॉ आपने पढ़े भी हैं, 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, आगे आपने सेकंड ईयर में पढ़ने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरह हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये भी आपने सेकंड ईयर में जाके पढ़ना है। ठीक हो गया। तो ये जो है जो फेमस साइंटिफिक लॉ हैं जो बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल लॉ हैं, वो आपके सामने है। ओके ये स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड है। इसके अंदर इस लेक्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs और जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करें और इन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर वो आप उसको याद करें, उसकी आप असाइनमेंट बनाएं और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने आज का लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको डिटेल के साथ समझा है। और इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वह आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म की कोई सजेशंस हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपकी सजेशन का मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।